नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर फिर आपके सामने मौजूद हैं। हमारी गोरैया और पर्यावरण योद्धा द्वारा आयोजित आज एक विशेष परिचर्चा में देश भर के जाने माने हस्ती अपने विचारों को रखेंगे। एक ऐसा विषय जिसमें गोरैया और घोंसला दो महत्वपूर्ण विषय है और अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि तमाम जो चीजें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोचने की वाली बात होगी कि आज हम गोरैया और घोंसला विषय पर क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों परिचर्चा का आयोजन कर रहे हैं। तो मैं चलता हूं अब श्री दिनेश कुमार महोदय के पास और उनसे आग्रह करता हूं कि आज की जो विषय है इस पर थोड़ी रोशनी डालें, प्रकाश डालें। श्री दिनेश कुमार जी। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं अभी सुन रहा था राकेश खत्री जी को, मुझे विषय प्रवेश करना था, लेकिन राकेश खत्री जी को सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा हम लोगों के लिए और उन्होंने अपना समय भी दिया। तो मैं अपनी बात जो है खत्री जी की ही बात से शुरू करता हूँ। मैं तो कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, जैसा कि संजय जी ने मेरा परिचय दिया कि भाई पर्यावरण चिंतक। तो ये बात सही है कि मैं पर्यावरण की जो है चिंता भी करता हूँ और चिंतन भी करता हूँ, और सच कहा जाए तो मैं करता नहीं हूँ, ये हो जाता है और ये मेरे लिए बड़ी बात है। जैसा राकेश खत्री जी ने इस चीज़ को बहुत ही बचपन में ही अनुभव कर लिया था और मैं तो उनके जो है उनकी विनम्रता का भी फैन हो रहा हूँ। पहली बार मिला हूँ, उन्होंने कहा कि मैंने पर्यावरण की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। खत्री जी, मैं कहूँगा कि ये बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा शुभ संकेत है कि आपने पर्यावरण की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल आपके एक सिलेबस हो जाता और आप उसी सिलेबस के अंदर घूमते रहते। आपने अपना सिलेबस जो है नेचर के ऊपर छोड़ दिया और अपने आप को गौरैया से जोड़ लिया। और उनके रोटी कपड़ा और मकान जैसी जो फिल्म हमारी है, तो उन्हें तो कपड़ा नहीं चाहिए, लेकिन उनके रोटी और उनके आवास की जो व्यवस्था में आपने अपने जीवन को झोंक दिया है। तो आप जैसे लोगों को देखकर ही हम जो है पर्यावरण की ओर ज़्यादा उन्मुख होते हैं और फिर पता चलता है कि नहीं, ये रास्ता सही है। तो मैं आपकी बात सिर्फ यही कह रहा था। मैं एक उदाहरण दूंगा, हमारे साथ बहुत सारे आज श्रोता जुड़े हुए होंगे, मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ लेकिन वो मुझे देख रहे जी। होंगे। टीवी पे हम लोग देखते हैं आजकल जो है 4K 8K 16K तक में जो है नेचर की जो है ब्यूटी दिखाई जाती है। जी जी उसे अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। आप उसमें दो तीन तरह की वैरायटी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जब एक बार हम देखते हैं कि कोई रेगिस्तानी इलाका या कभी अंटार्कटिका जैसा इलाका देखते हैं जहाँ पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, थोड़ी देर अगर आप देखते हैं तो मेरा अनुभव है, आपका अनुभव अलग हो सकता है, आपको उसमें थोड़ी बोरियत महसूस होगी। फिर आप देखते हैं कि अरे अचानक उस मरुस्थलीय इलाके में एक सांप घूम रहा है, एक कोई छोटे से चूहे जैसी चीज कोई घूम रही है, कहीं एक बित्ते की भी हरियाली दिख जाती है, आपके मन में एक दूसरा भाव आ जाता है। आप नेचर को और ज्यादा उसकी गहराई से जुड़ जाते हैं, आपकी बोरियत खत्म हो जाती है। तो ये जो है हरियाली है, पशु हैं, पक्षी हैं, चिड़िया हैं, या जो भी जीव जंतु हैं, ये जीवित और अजीवित जो दो चीजें हम लोग पर्यावरण को दो तरह से हमने बांट के देखना शुरू किया है। तो जैसे ही उसमें से जैव यानी जीवित ऑर्गेनिज्म जब हट जाता है तो हमें वो नेचर जो है अधूरा लगने लगता है। शायद हम लोग इसी नेचर से पूरी तरह जुड़ने का ये प्रयास कर रहे हैं, जिसमें खत्री जी शामिल हैं, अजीत झा जी हमारे आज जुड़े हुए हैं, बिल्कुल उन्होंने भी बिल्कुल काम किया है, पंकज जी हैं, और सबसे यंग में किसान जुड़े हुए हैं। मैं इनकी भी जो है इनका जो प्रवृत्ति है, एटीट्यूड हम कहते हैं, शब्द सही मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इतनी कम उम्र में इनकी ऐसी जो है प्रकृति के प्रति जो आस्था है, ये सब शुभ संकेत हैं। जैसा खत्री जी ने कहा, खत्री जी ने ऐसा बांध दिया है हमें कि हम इस विषय से आगे नहीं जा पा रहे हैं। तो मेरा ये कहना था। दूसरी एक बात और मैं कह रहा हूँ कि कभी आप सब्जी मंडी में जाएं, जहाँ आलू और प्याज के बड़े थोक विक्रेता बैठे होते हैं, वहां पर आपको अन्य तमाम जो सब्जियां हैं वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ आलू और प्याज दिखता है। क्या आप उसे सब्जी मंडी कहते हैं? नहीं कहेंगे, क्या आलू मंडी गया? आलू में सब्जी और आलू, हमें यही नेचर ने कहा है कि भाई सिर्फ आलू ही सब्जी नहीं है, मैंने बहुत सब्जियां बना रखी हैं, आप सभी का आनंद उठाएं, सभी के साथ मिलजुल कर रहें,
सभी को जीने का मौका दें। और सच बात तो यह है कि ये हर चीज जो है, एक जीवित चीज दूसरे जीवित चीज का कारण है। ये बात हमें समझ लेनी बहुत आवश्यक है कि अगर एक जीवित चीज को हम खत्म करते चले जाए, कैसा होगा। कल्पना कीजिए इस धरती पे सिर्फ मनुष्य या ऐसी 2-4 प्राणी नजर आए, बाकी सभी प्राणी खत्म हो जाए। इस धरती पे चारों ओर सिर्फ कंक्रीट के जंगल हम बना दें, क्या हम उस नेचर में रहना पसंद करेंगे जिसे मैं देखना पसंद नहीं करता। मैंने इसलिए कहा कि वो 4K वाली वीडियो बहुत सुंदर वीडियो है, हाई डेफिनेशन में है, आप उसे देखें। क्या आपका अनुभव मेरे अनुभव से अगर थोड़ा अलग भी हो तो कोई बात नहीं है, पर मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप अनुभव कर कर देखें कि हम अपर्याप्त रूप से इस प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। और आज ये जो हमारी कोशिशें हैं, और मैं एक चीज और भी कहूंगा, इसमें मैं कोई दर्शन और धर्म अध्यात्म नहीं जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन जितना मैंने देखा है, सुना है, लोगों से सीखा है या स्वयं पढ़ा है, आप देखें एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है इस पृथ्वी पे। आप चाहे बौद्ध दर्शन की बात कर लें, या जो हमारे हिंदू शास्त्रों की बात आप कर लें, या अगर जो लोग मॉडर्न साइंस पे बिलीव करते हैं वो देख लें कि पोस्ट क्वांटम फिजिक्स एरा में क्या कहा गया है। यही कहा गया है, जो हमारे साइंटिस्ट फिजिसिस्ट भी कह रहे हैं कि सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम सभी चीजों से जुड़े हुए हैं तो हम एकमात्र अलग होकर कभी भी नहीं रह सकते। ये इंटरकनेक्टेड होना जो है हमारे सहजीविता का लक्षण भी है, जरूरत भी है, पहचान भी है। हम एक दूसरे के साथ ही जी सकते हैं, सिर्फ अकेले, चाहे वो इंसान हो चाहे वो गौरैया हो, वो सिर्फ अकेले इस नेचर में, इस पृथ्वी पे ही अगर हम बात करें, नेचर तो बहुत बड़ा है, हम नहीं रह सकते। तो ये मेरा ये कहना था कि ये जो है ये विषय इसलिए बहुत ही ये हो जाता है। दूसरी चीज ये है, कई बार हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हम कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भाई हाउ वी आर कनेक्टेड विथ नेचर। नेचर जब मैं कहता हूँ तो हम नेचर के एक पार्ट हैं, हम कैसे उससे जुड़े हुए हैं। आप देखें कि जैसे मान लें भोजन की बात पिछले वेबिनार में भी कहा था, हमारा भोजन जो आता है उसमें कितने लोगों का जो है उनका योगदान होता है। आप देखें कि हम उसमें क्या चाहिए, हमें किसी भी हमारा जो भोजन है, अगर मैं शाकाहारी हूँ या मांसाहारी हूँ, तो प्लांट से आता है या ऑर्गेनिज्म से आता है। एक पौधा, एक जीव जंतु अपने आप को पूरी तरह विकसित करता है, फिर जब वो किसी दूसरे के उपभोग के काबिल हो जाता है, फिर वो अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देता है कि लो भाई मेरा उपभोग करो, मैं आलू हूँ मुझे खाओ, आप सेब हो मैं नीरस हूँ आप मुझे खाओ। लेकिन इसका एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बेहतरीन, और एक अंग्रेजी का शब्द इस्तेमाल करूंगा, सस्टेनेबल बैलेंस बना रखा है नेचर ने। कोई जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकता, कोई जरूरत से कम नहीं हो सकता। ये हमारी गतिविधियां हैं जो हम आकर के यहाँ पर जो है अपने इन सब चीजों को लगाते हैं। तो प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है, और उसके साथ साथ उसके पर्यावरण है, ये सब जब एक दूसरे के साथ, तब जाकर हमें हमें बोले तो मनुष्य हो या अन्य जीव हो, हमें अपना भोजन मिलता है, हमें अपना आवास मिलता है। इस कड़ी को असंतुलित करने का कार्य जितना कम से कम हम करें, हमारे लिए उतना ही बेहतर हो। और सबसे बड़ी बात यह है, आज हम सभी लोग जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस बात को समझने के बावजूद इसलिए इकट्ठे हुए हैं, इन लोगों को समझ, वो ये भी जानते हैं कि किसी भी चीज में ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लांट हो, ऑर्गेनिज्म हो, उचित वातावरण हो, खाद पानी हो तो चीजें आ जाएंगी। इसमें एक जो है अदृश्य चीज है, वो है अनकंडीशनल लव। प्रकृति में हर एक चीज, एक पौधा अपने को बड़ा करने के बाद जब फल देता है, वो कोई कंडीशन नहीं लगाता है, वो अनकंडीशनल लव है उसका कि मैंने ये उत्पादन कर दिया, अब इस उत्पादन का आप उपभोग करें। तो खैर बात ये हो रही थी कि हम लोगों ने आज जो विषय रखा है वो है गौरैया और घोंसला। मैंने पर्यावरण के साथ जोड़ के इसको जो देखा, मैं तो इस में कोई बहुत ही कार्यशील और बहुत ही जिसको कहें एक्टिव पर्सनालिटी नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत सोच है। तो घोंसले की बात है तो सबसे पहली बात ये होती, क्या घोंसला जरूरी है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा असहमत और सहमति की बात नहीं कर रहा हूँ। जीव जंतुओं के लिए उस तरह का घोंसला जरूरी है जिस तरह का घोंसला हम अपने लिए बनाते हैं। हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि उनका घोंसला उनके हिसाब से कितना सटीक हम बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास उत्पादन क्षमता है, हमारे पास उत्पादन की तकनीक है। तो हमें उनका घोंसला उस तरह से बनाना चाहिए जिस तरह से उन्हें उनकी जरूरत है, ना कि हम अपनी सोच के आधार पे। दूसरी बात यह है, तो आज मैं जानूंगा कि थोड़ा बहुत जान भी रहा हूँ ऐसे वेबिनार के सहारे,
कि भाई ये घोंसला कहाँ पे बनाती है चिड़िया, कहाँ वो बनाना पसंद करती है, कैसे वो किस तरह का घोंसला बनाना पसंद करती है, कैसे बनाती है वो। सबसे बड़ी बात, हम इंसान को घर बनाते हैं और ताउम्र उस घर में रहना चाहते हैं। क्या चिड़िया भी या गौरैया भी उसी तरह का घोंसला बनाती है कि एक बार घोंसला बनाई हमेशा के लिए रहे? नहीं, उसका एक खास उद्देश्य होता है, वो उस तरह का घर बनाना चाहती है, इसलिए उसके घर के डिजाइन अलग हैं। वो हमारे डिजाइन के हिसाब से वो सूट करे, इससे बेहतर ये होगा कि हम अपने डिजाइन को उनके हिसाब से सुटेबल बनाएं। इस बारे में जो है अजीत जी, पंकज जी हम आगे प्रकाश डालेंगे, हम उनको सुनना चाहेंगे। तो और दूसरी एक बात और भी है, आज जो है ये घोंसले की जो हम बात कर रहे हैं, घोंसला हम घर के तरीके से समझते हैं, लेकिन आज मैं इसको कोरोना से जोड़ के देखना चाहता हूँ। कोरोना एक महामारी के रूप में हमारे यहाँ पर आई है। अब ये कोरोना और गौरैया का या अन्य जीव जंतुओं का या पौधों का क्या संबंध हो सकता है? तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है कि जो महामारी है या ये जो बीमारी है, इसके फैलने या फैलाने, इससे बचने या बचाने, इसमें क्या गौरैया की कोई भूमिका है? मैं इसकी अच्छी भूमिका मानता हूँ। अगले वेबिनार में जो है मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इस बारे में भी बात करूंगा। पिछले संडे हम लोगों ने नहीं कर सके। ये पूरा एक साइकिल है जो मुझे पहले भी सुन चुके हैं, मैं यही बात कहता हूँ। इस साइकिल को जैसे ही हम डिस्टर्ब करते हैं, चाहे हमने गौरैया को डिस्टर्ब किया, गौरैया का साइकिल जो है उसका जो प्राकृतिक चक्र है वो असंतुलित हुआ, और इसके जो परिणाम आते हैं ये कैसे हमें महामारी तक पहुंचाते हैं, ये पहले भी रहा है। और एक प्राकृतिक संतुलन की जो मैं बात करता हूँ, महामारी पहली बार नहीं आई, लेकिन ये महामारियां ऐसी जो हमारे पास आती है वो इंसानी समाज को इतना ज्यादा फर्क पहुंचाती है, अन्य जीव जंतुओं पे इतना फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका कारण है, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। तो ये मैं कोरोना से संभवतः ये आउट ऑफ प्लेस होकर के इन चीजों को जोड़ दिया। खैर मैं अब अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। खत्री जी पुनः आ गए हैं। मेरे कहने का ये है कि आज हम जीव जंतुओं के प्रति जो हमारा जो रवैया है या हमारा जो दृष्टिकोण है, जो जिस तरह से हम उन्हें देखते हैं, वो हम मनुष्य के रूप में थोड़ी सी अंतर अगर हम कर दें कि हम उन्हें मनुष्य के रूप में ना देखें, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं अलग है, हमारी सोच अलग है, हमारा पर्यावरण अलग है, हमारे बॉडी का मैकेनिज्म अलग है, हमारा पालन पोषण अलग है, और उसके अलावा जो है नेचुरल पर्यावरण के अलावा हमने कई तरह के पर्यावरण बना रखे हैं। हम तो हमारे हिसाब से हम दूसरे जीव जंतुओं को उसी स्केल से नहीं देख सकते हैं। तो ये मेरा कहना यह है कि हम जो है मनुष्य के दृष्टिकोण से अन्य प्राणियों को, गौरैया को खास करके ना देखें, बल्कि मनुष्यता के हिसाब से देखें। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ। राकेश जी को, अजीत जी को, पंकज जी को, निशांत को, सबको, संजय जी को, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे मौका दिया आपने बोलने का। शुक्रिया। संजय जी। शुक्रिया श्री दिनेश कुमार महोदय जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि गौरैया हो या कोई भी चिड़िया हो या घोंसला को उनके हिसाब से, मनुष्यता के हिसाब से तो देखें ही देखें, लेकिन जो चिड़ियों का घोंसला है, जो चिड़िया घोंसला जो बनाती है, हर चिड़िया का घोंसला बनाने का अपना अपना सिस्टम होता है और उनके नजरिए से उसको देखने की जरूरत है। जैसे खत्री जी का मैंने काफी काम को नजदीक से देखा है, वो जिस तरह के मटेरियल्स के इस्तेमाल करते हैं, नारियल को लेकर उसमें ऊपर से कवर करके, फिर उन्हें एक बत्ती, बांस की बत्ती लगा के, फिर कपड़े से लगा के, फिर उसके नारियल के खोल से लपेट कर, और फिर जो बेस्टेज हैं लकड़ी के हैं गत्ते, उनको लगाकर वो बॉक्स बनाए। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे गौरैया को ही देखे, गौरैया को घोंसला बनाना कतई नहीं आता है। जो मेरा 12 साल का अनुभव है, उसे घोंसला नहीं आता। वो जहां तहां जो खो होता है, जैसे कि पाइप होता है आपके घर, हमारे घरों में बाथरूम के अंदर वो प्रवेश कर जाती है, और बाथरूम के अंदर में जो पाइप होता है उसके कोने में वो घास फूस रख कर वो बनाती है। मेरे घर के अपार्टमेंट के बगल में एक केबल का बॉक्स है, केबल के बॉक्स में वो छोटे से स्पेस में वो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जहां तहां जाने का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े खो में चली जाती है। खत्री साहब के घोंसले को देखेंगे तो उनके जो प्रवेश करने का द्वार है वो 32 mm से ज्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा रेडियस होता है ताकि गौरैया ही जाए या कोई उससे थोड़ी बड़ी चिड़िया जाए। देखिए उनका रेडियस कितना छोटा है। ये बया पक्षी ऐसे ही घोंसला बनाती है। तो खत्री साहब ने बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। और साथ में कौवा का घोंसले को आप देखेंगे तो वो अपना इतना मजबूत घोंसला बनाता है। उसके पीछे रीजन है
रीजन ये कि उसको लोहे का भी का इस्तेमाल करता है, तार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि अप्रैल में वो घोंसले को बनाता है और पेड़ों पर बनाता है, उसमें आंधी तूफान आती, उसके घोंसले नहीं गिरते। उसी तरह मैना में कई तरह के मैना है, वो भी बनाती है पेड़ों पर, लेकिन जो कॉमन मैना है वो पेड़ पर नहीं बना पाती, वो घरों में बनाती है। आप घोंसले गौरैया के लिए अगर घोंसला बनाएंगे, बड़े मुंह रखेंगे तो उसमें प्रवेश कर जाती है। मेरे 3 घोंसले पर, लेकिन इस पर